हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीलिम्स से रिलेटेड सर्टेन स्ट्रैटेजी जो हम सबको पता होनी चाहिए अगर हम एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। प्रीलिम्स जो आपकी यूपीएससी सिविल सर्विसेज जर्नी का पहला स्टेज है, ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मैं इसको इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने मेंस की कितनी अच्छी तैयारी की है उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप प्रीलिम्स में फेल कर गए तो। आपने इंटरव्यू की कितनी अच्छी प्रिपरेशन की है उससे फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप प्रीलिम्स में फेल कर गए तो प्रीलिम्स जो कि एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे मोर देन 95% जो एस्पिरेंट होते हैं वो फेल कर जाते हैं पहले ही स्टेज में। इस फेल करने के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा डायनामिक है और जो रिसेंट चेंजेज हुए हैं पैटर्न को लेके उसको ना तो एस्पिरेंट्स कैप्चर कर पा रहे हैं, ना ही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स कैप्चर कर पा रही हैं और ना ही कोचेस कैप्चर कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम वो सारी स्ट्रैटेजी जानेंगे, सारे डूज और डोंट जानेंगे जो हमें यूपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स स्टेज में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मेरा नाम है आशीर्वाद कुमार और मैं ओसवाल बुक्स में यूपीएससी डिवीज़न में कंसल्टेंट हूँ। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, आखिर स्टार्ट कहाँ से करें? जो हमारी प्रिपरेशन की जर्नी है, राइट, प्रिपरेशन जो हम 1.5 ईयर्स करने वाले हैं, एटलीस्ट मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो 1.5 साल है। 1.5 साल जो हमारी तैयारी होगी उसका पहला स्टेज क्या होगा? सबसे पहले इस बात को जानते हैं। जो पहला स्टेज है वो है आपका सिलेबस। और मेरे 7 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो सबसे बड़ी गलती देखी है वो ये देखी है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा अगर उन्होंने किसी चीज़ को इग्नोर किया है तो वो है सिलेबस। सिलेबस जब आप इग्नोर करते हो तो एग्जाम आपको इग्नोर कर देता है। ये बात याद रखना, अगर आपने सिलेबस को इग्नोर किया, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इग्नोर किया तो एग्जाम आपको उसी दिन इग्नोर कर देगा। तो हमारा पहला अप्रोच क्या होना चाहिए? हमारा पहला अप्रोच होना चाहिए सिलेबस, कि हम स्टार्ट करेंगे सिलेबस के साथ। दूसरी, हम सबको बेसिक बुक लिस्ट पता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी होती है, हमें कौन सी स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़नी है, ये हम सबको पता है। आने वाले वीडियोस में हम डिटेल में इसको देखेंगे भी। उसके बाद तीसरा जो स्टेज है वो ये है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप मॉक पेपर सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है, बट आप सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो। आप किसी भी कोचिंग के टेस्ट सीरीज को सॉल्व करो, बहुत अच्छी बात है, बट सबसे पहले गो एंड सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आफ्टर सिलेबस। आफ्टर सिलेबस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसको एनालाइज करना है, इसको रिवाइज करना है, इसको एकदम समराइज करना है। ये एआरएस अप्रोच आपको यूपीएससी में बहुत हेल्प करेगी, चीज़ों को एनालाइज करना, चीज़ों को रिवाइज करना और चीज़ों को समराइज करना। ये बात जो मैं आपको बता रहा था कि आपको एनालाइज करना है, रिवाइज करना है, समराइज करना है पूरे के पूरे एग्जाम का जो भी सेक्शन है, जो भी सब सेक्शन है उसको। तो एक बार कंक्लूड करते हैं रिवाइज। सबसे पहला चीज़ जो क्या करेंगे वो है हमारा सिलेबस, दूसरा है हमारा पीवाईक्यू और तीसरा है एआरएस अप्रोच, यानी एनालाइज, रिवाइज एंड समराइज करना है हमको। सिलेबस डिटेल में आपको यूपीएससी के साइट पे मिल जाती है। हमने आपका काम आसान कर दिया है और हमारे इस वीडियो में दिया गया है। प्रीलिम्स जो होता है 2 पेपर होते हैं, एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का और दूसरा होता है सीसेट का। सीसेट जो भी आपको सुनने में तो केवल 4 वर्ड का लग रहा होगा, बट ये आज के टाइम में नाइटमेयर साबित हो रहा है, इवन फॉर दोज स्टूडेंट जो आईटीज के पास आउट है या आईआईएम के पास आउट है। रीज़न क्या है? वही है इग्नोरेंस। पेपर के नेचर को, सीसेट के पेपर के नेचर को इग्नोर करना, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देना, ये सारी फैक्टर जो है वो किसी भी एस्पिरेंट को सीसेट में फेल करा सकती हैं। हम सीसेट की तैयारी के बारे में एक डिटेल वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। जो पहला पेपर होता है वो है आपका जनरल स्टडीज़ और दूसरा पेपर जो होता है वो होता है आपका सीसेट। मीडियम जो होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती है। अगर आप पेपर 1 देखें जनरल स्टडीज़, जो इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन डायमेंशंस पे करनी चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस होनी चाहिए। एक बार पहले सिलेबस देख लेते हैं जीएस पेपर 1 का। सबसे पहली चीज़ जो है वो एक करंट अफेयर्स आपको आनी चाहिए, बट करंट अफेयर्स कैसी? करंट अफेयर्स जिनका नेशनल इंपॉर्टेंस हो, जिनका इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो। नेशनल इंपॉर्टेंस का मतलब कोई स्कीम, कोई इकॉनमी का नया फीचर, कोई आईआर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो,
इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, कोई समिट हो रही है, राइट, WHO, UN से रिलेटेड कुछ अफेयर्स आ रहे हैं, IMF से रिलेटेड, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड, WTO से रिलेटेड कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं, कुछ नेगोशिएशंस आ रहे हैं, कुछ अग्रीमेंट्स आ रहे हैं। ये आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस वर्ड पे ध्यान देना, आपको करंट तो पढ़ना है बट उसका जिसका केवल नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस हो। दूसरा, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, इंडिया की हिस्ट्री पढ़नी है और इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट पढ़ना है, जिसको आप मॉडर्न हिस्ट्री कहते हो। प्लस हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको तीनों डायमेंशन कवर करने हैं, एंशिएंट, मिडिवल, कल्चर। उसके अलावा मॉडर्न तो आपको पढ़ना ही है। थर्ड जो पॉइंट है वो है इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। कहने का ये मतलब है कि आपको ज्योग्राफी में इंडिया की ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए, फिजिकल ज्योग्राफी भी पता होनी चाहिए वर्ल्ड की। सबसे इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन है वो फिजिकल। फिजिकल के बाद वो कभी आपसे इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी पूछ सकते हैं, सोशल ज्योग्राफी भी एक दो बार एग्जाम में पूछा गया है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फिजिकल ज्योग्राफी, फिर है आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी और उसके बाद सोशल ज्योग्राफी। फोर्थ जो पॉइंट है आपको जो सिलेबस में दिया गया है वो इंडियन पॉलिटी है। इंडियन पॉलिटी में आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं, पंचायती राज से रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं। पंचायती राज आपने सुना होगा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेवरेट टॉपिक है, यूपीएससी प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी कई बार पूछा जाता है। पब्लिक पॉलिसीज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, राइट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है आपका इकोनॉमी। इकोनॉमी में आपको इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, पोवर्टी पढ़ना है, इंक्लूजन पढ़ना है, डेमोग्राफिक से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, सोशल सेक्टर की इनिशिएटिव्स आपको पढ़नी है, ये आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ोगे। उसके बाद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। एक और बात मैं आपको पीछे के वीडियो में बता दूं, जब से सिविल सर्विसेज के साथ, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के साथ हमने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के प्रीलिम्स को कंबाइन कर दिया है, प्रीलिम्स के पेपर में इन्वायरमेंट का क्वेश्चन का वेटेज बढ़ गया है, राइट। इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन बहुत ही टेढ़े होते हैं बट एक सही स्ट्रैटेजी के साथ हम उनको भी टैकल कर सकते हैं। पेपर 2 हम आने वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपसे कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, आपसे एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, आपसे रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक जो नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं अर्थमेटिक में वो आपसे पूछ लिया जाता है। सिलेबस में तो लिख रहा है क्लास 10 स्टैंडर्ड, बट आई थिंक अब इसका लेवल अप होते जा रहा है धीरे धीरे, राइट। तो सीसेट को बिल्कुल नहीं छोड़ना। बेसिक बुक्स, स्टार्ट विथ एनसीईआरटीज। कुछ एनसीईआरटीज बहुत अच्छे हैं, जैसे ज्योग्राफी की एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है, आप इनसे स्टार्ट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, आप 6 to 12 की सारी एनसीईआरटी एक बार लेके बैठोगे, आप उसको समराइज करने की कोशिश करोगे, एनालाइज करोगे, रिवाइज करोगे, आपसे खुद नहीं होगा। इसके लिए आप ओसवाल की जो एनसीईआरटी समरी आई है वो ले सकते हो, बहुत सही प्रोडक्ट है, बहुत सही बुक है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है जिसको लोग हर बार भूलते हैं, हर एस्पिरेंट बोलता है, जिसके चलते उनके 3-4 ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं, वो है मल्टीपल सोर्सेज। मल्टीपल सोर्सेज का क्या मतलब है, अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए वो केवल वो एक बुक नहीं पढ़ेगा, एक के साथ 4 और किताबें पढ़ेगा। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, उसके साथ वो केवल एक बुक नहीं पढ़ेगा, 5 और किताबें पढ़ेगा। बट ये गलत अप्रोच है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, हमारा अप्रोच होना चाहिए 1 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 1 बुक। अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो हम पॉलिटी में केवल एक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम केवल एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे, अगर हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो हम केवल एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे। उसके बाद उसी बुक को हम बहुत बार रिवाइज करेंगे, 2 to 3 टाइम्स मिनिमम 3 टाइम्स रिवीजन चाहिए, मैक्सिमम आप 10 टाइम्स भी कर रहे हो किसी टॉपिक का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसको ऑलमोस्ट 10 to 12 टाइम्स आपको रिवाइज करना होगा, जैसे पॉलिटी में फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, ये आपको बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। वैसे ही हर चीज़ में, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट है उससे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको रिवाइज करना पड़ेगा। देखो बाकी एवरीथिंग प्रिपरेशन के फेज में जो होती है वो ओवररेटेड है, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो कुछ भी हो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एग्जाम क्वालिफाई करा सकती है वो है आपका रिविजन,
और वो है आपका प्रैक्टिस। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं होती जो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई कराएगी। और हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। रिवाइज कैसे करना चाहिए, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। 7 इयर्स प्लस के कैरियर में ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों को ये प्रॉब्लम आई है कि सर रिविजन कैसे करें। ये डाउट हर बच्चे के मन में, हर एस्पिरेंट के मन में, चाहे वो ऑनलाइन चाहे वो ऑफलाइन आई हैं। कई मेल्स आती हैं, हर साल हजारों मेल्स आती हैं, सर रिविजन करने में दिक्कत हो रही है, सर रिविजन समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम वीकली, मंथली और बाई मंथली टारगेट्स बनाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है टारगेट्स बनाना। टारगेट्स बना लिया, टारगेट्स को अचीव करना शायद उससे भी इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले टारगेट बनाना है, टारगेट को अचीव करना है। टारगेट कैसा होना चाहिए? टारगेट हमारा रियलिस्टिक टारगेट होना चाहिए। रियलिस्टिक का मतलब हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारा क्या इंपॉर्टेंट एरिया है, कौन सा हमारा वीक एरिया है, कौन सा हमारा स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। जो मेजर सब्जेक्ट है जैसे पॉलिटी की, हिस्ट्री की, इकोनॉमी की, ज्योग्राफी की, एनवायरमेंट की, उसको आपको एटलीस्ट 5 टाइम रिवाइज करना होगा। एटलीस्ट मिनिमम नंबर ऑफ जो रिविजन चाहिए इन सब्जेक्ट्स पे वो चाहिए 5 टाइम्स। फिर बात आता है सर करंट अफेयर्स कैसे करें, कितने महीने का करें, कितने साल का करें। तो आपको 1.5 ईयर्स के करंट अफेयर्स तो करने ही पड़ेंगे। ये बात आप याद रख लेना। आपको करंट अफेयर्स क्या करना पड़ेगा, 1.5 ईयर्स का, और इसको रिवाइज भी करना पड़ेगा एटलीस्ट 3 टाइम्स। नेक्स्ट जो डायमेंशन आपके प्रीलिम्स के पेपर में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है वो है सर टेस्ट सीरीज का क्या रोल है। सर टेस्ट सीरीज दें, टेस्ट सीरीज कितना दें, मॉक पेपर दें, किसका मॉक पेपर दें, कितने मॉक पेपर दें। ये सारी बात समझते हैं अपन इस स्लाइड में। सबसे पहली बात ये है, टेस्ट सीरीज का नंबर कभी भी आपको जज करना नहीं होता। टेस्ट सीरीज कभी भी आपको जज नहीं कर सकती, चाहे वो किसी भी कोचिंग की हो। टेस्ट सीरीज का 3 ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे पहले लूपहोल्स को आइडेंटिफाई करना, आपने क्या गलतियां की है ये बताना। दूसरा, आपकी वीक एरियाज बताती है कि आपको क्या नहीं समझ में आता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा और आपने ज्योग्राफी के एक टेस्ट दिया, हो सकता है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी की कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो, बट इकोनॉमिक ज्योग्राफी की आपकी क्वेश्चन गलत थी। दिस प्रूव्स कि आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी जो है वो एक वीकर एरिया है। आपको करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद टेस्ट पेपर का एक और ऑब्जेक्टिव होता है, आपके प्रिपरेशन को सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट इन द सेंस कि हो सकता है मैंने इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपने कोई फैक्ट बुक में नहीं पढ़ा हो, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी नहीं आया हो, बट हो सकता है वो करंट अफेयर्स में आप कवर किया हो और आपसे मिस हो गया हो। तो जब करंट अफेयर्स में वो कवर था, जब एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाता है किसी भी टेस्ट सीरीज में। जब वो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड हुआ और आपने टेस्ट सीरीज में उसको सीख लिया वहाँ से, तो आपकी जो ओवरऑल प्रिपरेशन थी उसको इस प्रोसेस ने सप्लीमेंट किया। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज जिसके चलते बच्चे फेल हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव ही पता नहीं है कि हर स्टेज की क्या ऑब्जेक्टिव है, हर चीज़ की क्या डिमांड है। राइट, टेस्ट सीरीज का पहला काम है लूप होल, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना, आपका जो भी नॉलेज लेवल है, आपका जो भी प्रिपरेशन लेवल है उसको सप्लीमेंट करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, मैं इस पे कम से कम 2 से 3 लेक्चर्स ले सकता हूँ, जिसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करना चाहिए। राइट, आपको मार्केट में बहुत से बुक्स मिलते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बट प्रॉब्लम क्या है, आंसर गलत है। बहुतों के आंसर गलत है। ऑफिशियल जो आंसर की आती है वो बहुत डिफरेंट होती है जो कोचिंग वाले आंसर देते हैं, या जो और कई पब्लिकेशंस की बुक जो है आंसर देते हैं। दूसरा, एक्सप्लेनेशन बहुत पुअर होता है। हमने अपने इस बुक में जो हमारे 10 ईयर के सॉल्व पेपर है, हम इसको 27 ईयर्स प्लस भी लेके आने वाले हैं। 10 ईयर की जो सॉल्व पेपर है आप इसको ले सकते हो, इसमें 0 ऑफिशियल आंसर की एरर है, 0 एरर है इस बुक में विथ रिस्पेक्ट टू आंसर की। हमने इस पर बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी इन्वेस्ट की है। ये है जीएस पेपर 1 के लिए और ये है हमारा सीसेट के लिए। तो आप ये बुक जरूर से ज़रूर खरीदना, इसलिए नहीं कि हमारे पब्लिकेशन की बुक है, इसलिए कि इस बुक में एरर ना के बराबर है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम क्यों पढ़े, हमने अगर कोई भी टॉपिक पढ़ लिया मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तो हमारा हो तो गया, फिर हमें क्यों पढ़ना, क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करना है चूंकि हमें पता चले कि क्वेश्चन आएगा कैसे, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन का नेचर क्या होगा, क्वेश्चन का डेप्थ कितना होगा। अगर हमने कोई टॉपिक पढ़ी, मान लो पॉलिटी से रिलेटेड, हमने मान के चलो कि फंडामेंटल राइट पढ़ा, तो फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन आने का ट्रेंड है क्या, क्वेश्चन पूछ भी रहा है या नहीं पूछ रहा है। दूसरी चीज जो हमें पता होनी चाहिए,
फंडामेंटल राइट से किस डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। तीसरी चीज हमें पता होनी चाहिए फंडामेंटल राइट से क्या क्वेश्चन और आ सकते हैं। उसके बाद हमें सब्जेक्ट के बारे में, जैसे पॉलिटी के फंडामेंटल राइट के बारे में वो और ज़्यादा इंसाइट्स देता है। जैसे हमें ये पता होना चाहिए हम पॉलिटी के फंडामेंटल राइट में 1 घंटा रिवाइज करें या सेंटर स्टेट रिलेशन को रिवाइज करें, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एनालाइज करोगे तो ये आपको इम्पोर्टेंस भी समझाएगा कि इस टॉपिक की कितनी इम्पोर्टेंस है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। I repeat, questions are repeated, sometime even word to word repeat होता है प्रीवियस ईयर के। जैसे आओ देखते हैं, जैसे यूपीएससी 2018 में उसने क्वेश्चन पूछा लीफ मॉडिफिकेशन से रिलेटेड कि लीफ मॉडिफिकेशन के फैक्टर्स वगैरह बता दो कि कैसे वो मॉडिफाई कर लेती है। सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2013 में, वर्ड टू वर्ड एकदम सेम है, एक्सेप्ट ऑप्शंस भी इन लोगों ने नहीं छेड़ा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2018 में इसने क्वेश्चन पूछा था बानी थानी प्रिंटिंग से रिलेटेड। सेम क्वेश्चन पूछा गया था 1989 में। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि यूपीएससी में अगर कोई सबसे बड़ा इनसाइट प्रोवाइडर है, कोई कोचिंग नहीं है, कोई गाइड नहीं है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक पढ़नी चाहिए, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करना चाहिए, राइट। हम लोग आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको समझते हैं और डिटेल में प्रीलिम्स के बारे में। मैंने कह रहा था कि चेंजेस आई हैं पैटर्न में। मैंने आपसे ये भी बोला था कि जो ट्रेंड है वो ट्रेंड समझने में जो पूरी की पूरी इकोसिस्टम है जो बच्चों को हेल्प करती है उनके सिलेक्शन तक, वो सक्सेसफुल नहीं हुई है अभी तक बहुत हद तक। तो आखिर अप्रोच क्या होना चाहिए? जो चेंज पैटर्न है, जो चेंज ट्रेंड है, उसके लिए न्यू अप्रोच कुछ तो चाहिए। तो सबसे पहली बात, बेसिक इज द की। बेसिक का मतलब जो हमारे पॉलिटी है, इन्वायरमेंट है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, इनके जो बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं इन सब्जेक्ट के, वो हमें पता होना चाहिए। पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में और भी बाकी सब्जेक्ट को टच करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो अप्रोच होना चाहिए रिवीजन का। इस एग्ज़ाम में वो नहीं फेल होता जो पढ़ता है नहीं है, इस एग्ज़ाम में वो फेल होता है जो रिवीजन नहीं करता है। मतलब एक बात तो मान के चलो, इफ़ यू आर नॉट स्टडिंग यू विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, ये तो 110% है। बट इवन इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग यू विल फेल दिस एग्जामिनेशन फॉर श्योर। मान के चलो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो एज गुड एज कि आप पढ़ाई ही ना करो। तीसरी चीज़ लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। कई लोग सीधे मॉक नहीं देते, टेस्ट सीरीज नहीं देते, ओपन मॉक्स वगैरह कुछ नहीं देते, सीधे जाके वो एग्ज़ाम देते हैं। ऐसे में उनका बैंड बजना लाजमी है, राइट। आप टेस्ट दो और जो टेस्ट होना चाहिए वो एग्ज़ाम सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना होगा जो पूरा का पूरा एग्ज़ाम का स्ट्रेस आपसे फील कराए। क्योंकि जो गलतियाँ होती हैं, कई बार गलतियाँ नॉलेज की लेवल के चलते नहीं होती, नॉलेज डेफिशिएंसी के चलते नहीं होती, रादर ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के चलते होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इस पैरामीटर पे भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप जो पढ़ रहे हो उसकी इंपॉर्टेंस समझो कि क्या वो आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या वो आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस डायमेंशन पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट समझना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट एरियाज क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट एरियाज हमने डिस्कस किया। हमें पॉलिटी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इकोनॉमी आनी चाहिए, इन्वायरमेंट आनी चाहिए। साइंस में जो रीसेंट डेवलपमेंट होते हैं, रोबोटिक्स में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, नैनोटेक में, कम्युनिकेशन में, ये सारी बातें हमें पता चाहिए। उसके बाद हिस्ट्री में मैंने बताया आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, कल्चर, ये चारों पिलर आपको अच्छे से करने चाहिए। जो कि हिस्ट्री में वो 15 क्वेश्चन के ऊपर पूछता है, पॉलिटी में वो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन पूछता है, इकोनॉमी में वो ऑन एन एवरेज 10+ क्वेश्चन पूछता है, इन्वायरमेंट में वो ऑन एन एवरेज 15+ क्वेश्चन पूछता है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं प्रिपरेशन की जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए। ज्योग्राफी भी आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आनी चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ही आनी चाहिए। और कल्चर तो हमने हिस्ट्री का सबसेट मान के डिस्कस कर ही लिया था। इंडियन पॉलिटी के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको आना चाहिए वो है पार्लियामेंट,
उसके बाद शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर प्रियम्बल पता चाहिए, फिर जुडिशरी में स्पेशली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह के जो अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, जो टर्म ऑफ कंडीशंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहाँ पे प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हो। उसके अलावा इमरजेंसी क्या होती है ये आपको पढ़ना चाहिए कि इमरजेंसी कितने टाइप की होती है, इमरजेंसी में सेंट्रल स्टेट के बीच का क्या रिलेशन हो सकता है, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद डीपीएस भी पढ़ना चाहिए। डीपीएस पे मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज होना चाहिए, फंडामेंटल राइट पढ़ना चाहिए, आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ना चाहिए। ये 3 टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको पता चाहिए, स्पेशली पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप जरूर से जरूर पढ़ना। फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपको जो उनके ऑफिसेज हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वगैरह हैं, ये आपको डिस्कस करना चाहिए, वो आपको पढ़ना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में आपको इन्फ्लेशन पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें पढ़नी है, फिजिकल पॉलिसी पढ़नी है, टैक्सेस पढ़नी है, बैंकिंग पढ़नी है, मॉनेटरी पॉलिसी पढ़नी है, गवर्नमेंट का स्कीम पढ़ना है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे IMF पढ़ना है, WTO पढ़ना है, UNCTAD वगैरह की रिपोर्ट्स वगैरह पढ़नी है। उसके बाद एग्रीकल्चर बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रहा है इकोनॉमिक्स के सेक्शन में। फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें, फिर डेवलपमेंट प्लानिंग और ट्रेड से रिलेटेड बातें, जो आप इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट वगैरह जब भी आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आएंगी दोबारा। इन्वायरमेंट में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो पता होने चाहिए। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट ने बहुत सारे एयर एक्ट, वाटर एक्ट बनाए हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह बनाए हैं। ये एक्ट्स एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशंस जो होती हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे UN का कोई इनिशिएटिव है, जैसे मान के चलो कि कोई एशिया लेवल पे कोई इनिशिएटिव है, वो आप जरूर देखना। COPs इनिशिएटिव जो होती है, जैसे आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज वगैरह पढ़ते हो, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 और चीज़ है, एक तो है स्पीसीज इन न्यूज़। आप कई बार सुनते होंगे कि ये जो स्पीसीज थी वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड है, ये लिस्ट कंसर्न है। ये लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली वो एनिमल्स, वो फीचर्स, वो स्पीसीज जो करंट अफेयर्स में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। फिर प्रोटेक्टेड एरिया आपको पता चाहिए, प्रोटेक्टेड एरिया क्या होता है, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है, कहाँ कहाँ किस स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, ये आपको पता होना चाहिए। हिस्ट्री में मैंने आपको बोला मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर एंशिएंट और मिडिवल पीरियड के जो टर्म्स है, टर्मिनोलॉजीज है, स्पेशली इकोनॉमी से रिलेटेड। कई बार आपसे किसी रेवेन्यू सिस्टम से सवाल पूछ लेगा, कहेगा ये रेवेन्यू सिस्टम से जो ये वर्ड रिलेटेड है, ये मिडिवल पीरियड में था, इसकी मीनिंग क्या होगी, तो टर्म्स पता होने चाहिए। फिर वक्ती और सूफी मूवमेंट के बारे में जितनी भी बातें वो आपको पता होनी चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री की बात करोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको अशोका के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, गुप्ता के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, हर्षा के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए, संगम एज के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए हिस्ट्री के। हमने अपने वीडियो में डिस्कस कर लिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंस है। अब एक बार चीज़ों को समराइज करते हैं। 3 पैरामीटर पे आपको चीज़ों को समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको रिवाइज करना होगा। बिना रिवीजन आपका सिलेक्शन लाइफ में कभी नहीं होगा। ये थोड़ा सा सुनने में खराब लगता है बट ये रियलिटी है। दूसरा, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस कहीं से भी नहीं करना होगा। आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। UPSC एग्जाम को स्टिमुलेट करके आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि जब आप रियल टाइम एग्जाम दोगे तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर ढंग से कर पाओ एज कम्पेयर टू अदर जिन्होंने नहीं किया। तीसरा है, प्रीलिम्स पास करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है MCQ सॉल्व करना। MCQ कहाँ से सॉल्व करेंगे? MCQ सॉल्व करने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को एनालाइज करेंगे। उसके बाद लास्ट में अपन ये देखेंगे कोई अच्छा सा क्वेश्चन बैंक लेंगे जिसमें एरर नहीं हो, प्लस जिसकी एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही हो, राइट। ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने की कोशिश करना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे प्रीलिम्स में आपको केवल और केवल MCQ ही सही करके आना है दोनों पेपर में। इस वीडियो में हमने डिस्कस की स्ट्रैटेजी GS पेपर 1 की, राइट। उसके बाद हमारा एक और वीडियो है जिसमें हम CSAT से रिलेटेड जो भी डाउट्स वगैरह हैं और CSAT को कैसे और बेहतर हम प्रिपेयर कर सकते हैं, इससे रिलेटेड चीज़ों को समझेंगे।
So this was me, Asirvad Kumar. Thanks for listening. Thank you all.